हम लोग जो है फिजिक्स के पार्ट 2 का जो है कल तक छठा चैप्टर किए हैं, कौन सा, तरंग प्रकाशीय तथा हाइजेंस का सिद्धांत। कल जो हमने उसकी थियरी और न्यूमेरिकल सारा खत्म कर लिया। आज जो हम जो है फिजिक्स के पार्ट 2 का 7वां चैप्टर करेंगे, जिसका नाम क्या है, व्यतिकरण। ठीक है, तो अगला चैप्टर कौन सा है, फिजिक्स के पार्ट 2 का, ठीक है, दूसरे पार्ट का 7वां चैप्टर है। ठीक है, दूसरे पार्ट का 7वां चैप्टर है व्यतिकरण। ठीक है, दूसरे पार्ट का कौन सा चैप्टर है, 7वां, व्यतिकरण। लिखिए इसको, चैप्टर का नाम लिखिए व्यतिकरण। चैप्टर का नाम क्या लिखेंगे, व्यतिकरण। और पहली हेडिंग बनाइए तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। हेडिंग बनाइए तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, ये हेडिंग बनाओ। तो क्या, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत हो गया ना। तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, मान लेते हैं किसी माध्यम में जो है, ये माध्यम है हमारा, किसी माध्यम में तरंगे, बहुत सारी तरंगे चल रही हैं। ऐसे बहुत सारी तरंगे क्या हो रही हैं, चल रही हैं। एक से अधिक तरंगे हैं जो माध्यम में ऐसे जो है क्या कर रही हैं, चल रही हैं, माध्यम में जो है गति कर रही हैं। ठीक है, बहुत सारी तरंगे हैं जो माध्यम में क्या कर रही हैं, लगातार गति कर रही हैं। ठीक है, इसमें जो आयाम है वह a1 है, दूसरे तरंग का जो आयाम है वह कितना है, a2, और तीसरे तरंग का आयाम कितना है, a3, तथा इनका ऐसे विस्थापन कितना है, विस्थापन हो जाएगा y1, y2 और y3। ठीक है, आयाम कितना हो गया, a1, a2 और a3, विस्थापन कितना हो गया, विस्थापन हो गया हमारा y1, y2 और y3। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कह रहा है, अध्यारोपण है क्या, तरंगों का किसी एक स्थान पर मिलना ही अध्यारोपण है। तरंगों का मिलना ही अध्यारोपण है। अध्यारोपण सिद्धांत क्या कह रहा है कि जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे जो है क्या हो रही है, समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक तरंगे संचरित होती हैं, तो क्या होता है, माध्यम का जो परिणामी विस्थापन है, मान लो ये 3 तरंगे चल रही थी, तो इन 3 तरंगों के चलने से जो नई एक जो परिणामी तरंग आई, उसका आयाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आयाम क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा जो है बढ़ जाएगा। तो क्या कह रहा है, तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत क्या कर रहा है, अध्यारोपण पहले ध्यान रखिएगा, अध्यारोपण तरंगों का मिलना, किसी एक स्थान पर मिलना ही अध्यारोपण है। अध्यारोपण सिद्धांत क्या कहता है, जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक तरंगे जो है संचरित होती हैं, तो उनसे जो है, ठीक है, दो या दो से अधिक तरंगे जब संचरित हो रही हैं, तो जो परिणामी तरंग का आयाम है, मान लेते हैं इस परिणामी तरंग का आयाम कितना हो जाएगा, परिणामी तरंग का आयाम हो गया a और विस्थापन हो गया y। विस्थापन कितना हो गया, y। जैसे पहली तरंग का आयाम a1 था, विस्थापन y1 था, दूसरी तरंग का आयाम a2 है, विस्थापन y2 है, तीसरी तरंग का आयाम a3 है, विस्थापन y3 है। तो तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत क्या कर रहा है, जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे, समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक तरंगे संचरित होती हैं, तो जो परिणामी तरंग का विस्थापन है, ठीक है, परिणामी तरंग का विस्थापन इन अलग अलग तरंगों के विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात y बराबर किसके हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3, जितनी भी तरंगे होंगी सबको ऐड कर लेंगे और सदिश योग के बराबर है, इसलिए सबके ऊपर क्या लगने वाला है, सबके ऊपर जो है तीर लगने वाली है, एरो लगने वाली है, सदिश लगने वाला है। ठीक है, तो यही क्या सिद्धांत है, तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत। तो चलिए परिभाषा लिखिए, समझ में आया ना। तरंगों का अध्यारोपण क्या है, अध्यारोपण क्या है, तरंगों का किसी एक स्थान पर मिलना अध्यारोपण है। अध्यारोपण सिद्धांत क्या है, जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे जो है संचरित हो रही हैं, तो उनसे मिलकर जो परिणामी तरंग आई है, उसका विस्थापन इन तरंगों के अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर है। उन तरंगों के अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर है। तो चलिए हेडिंग लिखिए, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। हेडिंग बनाइए और इसमें लिखिए जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक, लिखो इसमें, जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक प्रगामी तरंगे, हो गया, जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक प्रगामी तरंगे एक साथ संचरित होती हैं, तो जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक प्रगामी तरंगे एक साथ संचरित होती हैं, तो माध्यम के किसी कण का, माध्यम के किसी कण का किसी क्षण परिणामी विस्थापन,
माध्यम के किसी कण का किसी क्षण परिणामी विस्थापन हो गया, किसी क्षण परिणामी विस्थापन उस क्षण कण में पृथक पृथक तरंगों के, उस क्षण कण में पृथक पृथक तरंगों के द्वारा उत्पन्न हो गया, उस क्षण कण में पृथक पृथक तरंगों के द्वारा उत्पन्न विस्थापनों के, द्वारा उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। क्या? विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। इस सिद्धांत को तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत को तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो क्या? तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो ये हो गई परिभाषा किसकी? तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत की। लाइन छोड़िए और अगली लाइन से लिखिए। देखिए, यदि किसी क्षण माध्यम के किसी कण का, यदि किसी क्षण माध्यम के किसी कण का माध्यम में संचरित तरंगों के कारण, किसी कण का माध्यम में संचरित तरंगों के कारण विस्थापन क्रमशः, माध्यम में संचरित तरंगों के कारण विस्थापन क्रमशः y1, y2, y3 कामा करके लिखेंगे। विस्थापन क्रमशः y1, y2, y3 सबके ऊपर सदिश लगेगा, है ना। y1, y2, y3 एरो लगाएंगे, सबके ऊपर डॉट 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 करेंगे। हो तब y1, y2, y3 कामा करके लिखिए, एरो लगाइए, सदिश बनाइए उनको, फिर डॉट लिखिए। हो तब उस क्षण कण का, हो तब उस क्षण कण का परिणामी विस्थापन हो गया, उस क्षण कण का परिणामी विस्थापन, उस क्षण कण का परिणामी विस्थापन y बराबर y1 प्लस y2, ठीक है, प्लस y3, ऐसे डॉट जितनी भी होंगी सबका योग हो जाएगा। कौन सा योग होगा? सदिश योग होगा, ठीक है। तो ये अध्यारोपण के सिद्धांत के लिए फार्मूला है। y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 डॉट कर लेंगे आगे, ठीक है। तो करिए इसको, फार्मूला लिख लीजिए और चित्र में ध्यान से समझिए, ठीक है। यहाँ पे दो या दो से अधिक तरंगें संचरित हो रही हैं। जो परिणामी तरंग आएगी उसका जो विस्थापन होगा इन सभी तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा। इन सभी तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा। यही जो है तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत है। अगली हेडिंग बनाएंगे दो तरंगों का व्यतिकरण। हो गया, दो तरंगों का व्यतिकरण। हेडिंग क्या है? दो तरंगों का व्यतिकरण। दो तरंगों का व्यतिकरण, ठीक है। हेडिंग बनाइए इसको, दो तरंगों का व्यतिकरण। दो तरंगों का व्यतिकरण। अब व्यतिकरण क्या है? चलिए लिखिए परिभाषा। परिभाषा लिखिए। लिखो, दो तरंगों के बीच, परिभाषा लिखिए, तरंगों का व्यतिकरण में परिभाषा लिखिए। दो तरंगों के बीच अध्यारोपण के कारण, दो तरंगों के बीच अध्यारोपण के कारण माध्यम के कुछ बिंदुओं पर,
दो तरंगों के बीच अध्यारोपण के कारण माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता के अधिकतम, हो गया, दो तरंगों के बीच अध्यारोपण के कारण माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता के अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर, हो गया, तथा कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता के न्यूनतम होने की घटना, तथा कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता के न्यूनतम होने की घटना को तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। हो गया, कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता के न्यूनतम होने की घटना को तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। हो गया, तो ध्यान रखिए क्या कर रहा है जब किसी माध्यम में, मतलब अध्यारोपण मतलब दो तरंगें मिल रही हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या है। मान लेते हैं ये हमारी एक तरंग है, ठीक है, जो शून्य से चलना शुरू की, अधिकतम, फिर शून्य, फिर अधिकतम, दूसरी साइड में अधिकतम। इसी तरह हम दूसरी तरंग ठीक इसी के समान ले लेंगे, ठीक है, ठीक इसी के समान। पहले वह शून्य से चलना शुरू करेगी, ऊपर की ओर अधिकतम, फिर शून्य हुई, फिर नीचे की ओर अधिकतम हुई, फिर क्या हो गई, फिर शून्य हो गई, ठीक है। तो अब जब यह दोनों तरंगे अध्यारोपित होंगी, अभी बताए अध्यारोपण का मतलब मिलना, जब ये दोनों तरंगे मिलेंगी तो क्या होगा, क्योंकि दोनों तरंगे जो है एक ही साथ एक ही तरफ चल रही है, ठीक है, समान आवृत्ति की दो तरंगे हैं, है ना, जो एक ही साथ एक ही तरीके से चल रही है। पहले शून्य से अधिकतम हो रही है, यह समय मान लेते हैं, ठीक है, तो शून्य से अधिकतम, अधिकतम से शून्य, फिर दूसरी तरफ शून्य से अधिकतम, अधिकतम से शून्य। तो दोनों तरंगे एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी हैं, कला में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे भी शून्य से शुरू हो रहा है, यहाँ पे भी शून्य से शुरू हो रहा है, ऊपर की तरफ यहाँ पे भी जा रहा है, ऊपर की तरफ यहाँ पे भी जा रहा है, मतलब कोई कलांतर नहीं है। तो जब ये दोनों तरंगे मिलेंगी, ठीक है, या ये दोनों तरंगे क्या होंगी, अध्यारोपित होंगी, तो जो परिणामी तरंग आएगी उसकी तीव्रता, उसका जो ये हिस्सा है, ऊपर वाला भाग जो है, मतलब आयाम जो होगा, ये जो है एक ओर के अधिकतम विस्थापन को ही आयाम कहते हैं। ये मान लेते हैं अगर इसका आयाम A1 है, इसका आयाम कितना है A1, और इसका आयाम है A2, ठीक है, तो इन दोनों तरंगों के मिलने से जो यहाँ पे आयाम आएगा वह क्या होगा, वह इन दोनों तरंगों से बढ़ा हुआ आएगा, ठीक है, दोनों तरंगों से क्या होगा, दोनों तरंगों से बढ़ा हुआ आएगा। तो क्या होगी, हम कहेंगे जब, ठीक है, जब दोनों तरंगे एक जैसे चल रही हैं तो दोनों का आयाम A1 और A2 है, तो जो परिणामी तरंग बनेगी, इन दोनों तरंगों की मिलने से जो परिणामी तरंग बनेगी, उस तरंग का जो आयाम होगा इन तरंगों के योग के बराबर हो जाएगा। मतलब ये जो है किसके बराबर, A1 प्लस A2 के। इसका क्या अर्थ है, जो तीव्रता है वह बढ़ गई, यहाँ पे तीव्रता भी कम थी, तीव्रता क्या थी, कम, लेकिन इनकी जो तीव्रता होगी वह क्या होगी, कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम हो जाएगी, ठीक है, दो तरंगों के मिलने से, ठीक है, जब दो तरंगे अध्यारोपित हो रही हैं तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तीव्रता बढ़ गई, ठीक है, माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तीव्रता बढ़ गई। यह घटना क्या है, व्यतिकरण। अभी घटने की भी घटना देखेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं दोनों तरंगे जो है कलांतर शून्य है, एक जैसी तरंगे जो है, समान आवृत्ति की जब एक जैसी तरंगे चल रही हैं तो इन दोनों तरंगों के अध्यारोपित होने से, मतलब इन दोनों तरंगों के जुड़ने से जो परिणामी तरंग आएगी उसकी तीव्रता अधिकतम हो जाएगी, उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, अधिकतम। इसी प्रकार दूसरी घटना को देखेंगे। मान लेते हैं एक तरंग ऐसे चल रही थी, ठीक है, और जो दूसरी तरंग है वह ऐसे चलना शुरू की है, दूसरी तरंग क्या होगी, ऐसे चलना शुरू की है, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब यह दोनों तरंगे अध्यारोपित होंगी तो दोनों की कला में अंतर है, दोनों की कला में क्या हो गया, दोनों की कला में अंतर है, या जिस समय ऊपर है वह इस साइड नीचे है, ठीक है। तो जो परिणामी तरंग बनेगी, परिणामी तरंग बनेगी तो होगा क्या, परिणामी तरंग बनेगी तो जो तीव्रता होगी वह बहुत ही कम हो जाएगी, इन दोनों से भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो माध्यम के, जब किसी माध्यम में जो है दो तरंगे संचरित होती हैं तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर जो है परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम हो गई। इसी घटना को हम क्या कहेंगे, इसी घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है। दो तरंगों के अध्यारोपित यानी जुड़ने से माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तीव्रता बढ़ गई, ठीक है, माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तीव्रता बढ़ गई और माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तीव्रता घट गई। यही दोनों घटनाओं का जो सम्मिलन है, जो
यही दोनों जो घटनाएं हैं उनका योग जो है वही क्या है, तरंगों का व्यतिकरण है। जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम हुई है उसे हम बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण। ठीक है, कौन सा व्यतिकरण, संपोषी। और जिन बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम हुई है उसे हम कौन सा व्यतिकरण बोलेंगे, विनाशी व्यतिकरण। इस प्रकार जो है व्यतिकरण के कितने प्रकार हो गए, व्यतिकरण के दो प्रकार हो गए। ठीक है, कौन कौन सा, संपोषी और विनाशी। ठीक है, तो व्यतिकरण समझ में आया, दो तरंगों के अध्यारोपित होने पर माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तीव्रता बढ़ गई, जबकि ठीक है दूसरी घटना में माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तीव्रता घट गई। जिन बिंदुओं पर तीव्रता बढ़ी उन्हें हम संपोषी व्यतिकरण और जिन बिंदुओं पर तीव्रता घटी उन्हें हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो व्यतिकरण की परिभाषा हो गई ना, दो तरंगों के बीच अध्यारोपण के कारण माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी, ये कौन सी तरंग है, ये परिणामी तरंग है। ठीक है, ये कौन सी तरंग है, परिणामी, या पहली तरंग थी। ठीक है, और यह कौन सी तरंग थी, यह दूसरी तरंग थी। ठीक है, यह कौन सी तरंग थी, यह जो है दूसरी तरंग है। ठीक है, इन पहली और दूसरी तरंगों के मिलने से, अध्यारोपित होने से जो तरंग आई है उसे हम परिणामी बोल रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार यह हो जाएगी पहली तरंग, और यह कौन सी हो गई, यह हो जाएगी तुम्हारी दूसरी तरंग। ठीक है, तो दो तरंगों के अध्यारोपण के कारण माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम तथा माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। इसी घटना को हम तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। इसी घटना को क्या कह रहे हैं, तरंगों का व्यतिकरण। तो ध्यान रखिए, इसको लाइन छोड़िए और आगे लिखिए। ठीक है, परिभाषा तो हो गई कि तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। लाइन छोड़ के लिखिए, व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। लाइन छोड़िए और लिखिए, व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। पहला संपोषी अथवा रचनात्मक व्यतिकरण। संपोषी अथवा रचनात्मक व्यतिकरण हो गया, संपोषी अथवा रचनात्मक व्यतिकरण। अब लिखिए, इसमें हेडिंग क्या बनाए हैं, हेडिंग बनाएंगे संपोषी। हेडिंग क्या है, संपोषी अथवा रचनात्मक व्यतिकरण। ठीक है, संपोषी अथवा रचनात्मक व्यतिकरण लिखिए इसमें, संपोषी अथवा रचनात्मक व्यतिकरण लिखिए इसमें। देखो, व्यतिकरण की घटना में, ये हेडिंग है और इसमें लिखिए, व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता, व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है, व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को, उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। हो गया, संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ये परिणामी तरंग का आयाम ए मान सकते हैं। ठीक है, परिणामी तरंग का क्या मान सकते हैं, आयाम ए। ठीक है, तो अब ये चित्र बना लेंगे, ये वाला चित्र बना लीजिए संपोषी में, ये तीनों चित्र बना सकते हैं। ठीक है, ये तीनों चित्र बना लीजिए। ये पहली तरंग है, ठीक है, ये कौन सी तरंग है, दूसरी तरंग है। ठीक है, और ये घटना कौन सी है, संपोषी व्यतिकरण की। ठीक है, ये जो घटना है वो कौन सी घटना है, ये जो घटना है वह संपोषी व्यतिकरण की है, संपोषी व्यतिकरण की घटना है। तो इस चित्र को बना लेंगे तीनों का। ठीक है, फिर अगली हेडिंग लिखेंगे विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, हेडिंग क्या बनाएंगे, अगला दूसरा नंबर जो है विनाशी व्यतिकरण। व्यतिकरण के दो प्रकार हैं, संपोषी और विनाशी। तो दूसरी हेडिंग लिखेंगे विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, विनाशी व्यतिकरण, हेडिंग बनाइए विनाशी व्यतिकरण। लिखिए, व्यतिकरण की घटना में, व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर, व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम, व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है, परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है,
उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को, हो गया, परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को, लिखे, उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। लिखे, उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अब ये तीनों चित्र बना सकते हैं, ठीक है, नीचे वाले तीनों चित्र बना लेंगे। पहली तरंग हो गई या दूसरी तरंग हो गई, और यह क्या हो गई, परिणामी तरंग, ठीक है। ये कौन सी तरंग है, ये परिणामी है, परिणामी तरंग है, ठीक है। और ये कौन सा व्यतिकरण है, विनाशी व्यतिकरण है, ठीक है। तो ये दूसरा चित्र विनाशी व्यतिकरण का हो जाएगा, पहला चित्र हो जाएगा संपोषी व्यतिकरण का, ठीक है। दोनों का सम्मिलित रूप ही व्यतिकरण है, ठीक है, दोनों को जोड़ दो वही व्यतिकरण है, ठीक है। तो ये दूसरा वाला चित्र बनाएंगे, चित्र बनाइए इसको, चित्र बना लेंगे और इंडिकेट लिखेंगे। विनाशी व्यतिकरण हो गया ना, अब चित्र हो गया। चलिए इंडिकेट लिखिए, लिखिए तरंग तीव्रता या तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, हो गया। तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग की, ठीक है, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात जो है तीव्रता को आई से प्रदर्शित करते हैं और आयाम को ए से, ठीक है, आयाम को ए से, तो आई अनुक्रमानुपाती ए स्क्वायर, ठीक है, आई अनुक्रमानुपाती ए स्क्वायर। ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लिखते हैं के, ठीक है, तो हम आगे करेंगे जब जरूरत होगी इसकी। तो इसको लिख लेंगे इंडिकेट में, तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ध्यान रखिए, अगर व्यतिकरण को और अच्छे से समझना चाहते हैं, जैसे संपोषी व्यतिकरण क्या है, तो मान लो दो बच्चे हैं, एक बालक यहाँ है एक बालक यहाँ, दोनों बहुत तेजी से चिल्ला रहे हैं, तो इनकी जो आवाज होगी वह दूर तक जाएगी, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे संपोषी व्यतिकरण। जब दोनों के चिल्लाने से, दोनों के एक साथ चिल्लाने से आवाज दूर तक जाए तो उसे हम कहेंगे संपोषी व्यतिकरण। और मान लो दो बच्चे जो आमने सामने खड़े हैं और ऐसे चिल्ला रहे हैं, तो जो बीच वाला होगा उसको दोनों की आवाज साफ नहीं सुनाई देगी, उस घटना को हम विनाशी व्यतिकरण भी कह सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगली हेडिंग बनाइए, ये तो ये हो गया तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अगली हेडिंग बनाओ, देखो व्यतिकरण के परिणामी तीव्रता का व्यंजक, व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता का व्यंजक, है ना। हेडिंग क्या बनाएंगे, व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता का व्यंजक, लिखिए हेडिंग, व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता का व्यंजक, ठीक है, व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता का व्यंजक लिखिए इसमें, व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता का व्यंजक। देखो माना किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की, माना किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की, हो गया, माना किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो सरल आवर्त प्रगामी तरंगें, माना किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो सरल आवर्त प्रगामी तरंगें जिनके आयाम क्रमशः A1 व A2 हैं, दो सरल आवर्त प्रगामी तरंगें जिनके आयाम क्रमशः A1 व A2 हैं, एक साथ एक ही दिशा में, हो गया, एक साथ एक ही दिशा में चल रही हैं, एक साथ एक ही दिशा में चल रही हैं। यदि किसी क्षण
यदि किसी क्षण t पर माध्यम के किसी बिंदु पर माध्यम के किसी बिंदु पर इन तरंगों के कारण कण के विस्थापन क्रमशः y1 व y2 हैं। कण के विस्थापन क्रमशः y1 व y2 हैं तथा तरंगों के बीच कलांतर हो गया, तथा तरंगों के बीच कलांतर फाई है तो हो गया, तरंगों के बीच कलांतर फाई है तो क्या हो जाएगा, पहली तरंग के लिए तरंगों के बीच कलांतर कितना है, फाई है, तो ध्यान रखिए पहली तरंग के लिए y1 बराबर विस्थापन समीकरण, ये प्रगामी तरंग 11 में पढ़ाया गया, उसके लिए विस्थापन समीकरण बता रहे हैं। y1 बराबर हो जाएगा a1 और साइन हो जाएगा ओमेगा टी, ठीक है। पहली तरंग के लिए विस्थापन कितना हो गया, y1 बराबर हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब इससे जो है जो दूसरी तरंग चल रही है उसमें कितना कलांतर है, फाई कलांतर है। कितना कलांतर है, फाई कलांतर से चल रही है, तो y2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे दूसरी तरंग के लिए लिख देते हैं, दूसरी तरंग के लिए है ना, कौन सी तरंग के लिए है, दूसरी तरंग के लिए y2 बराबर कितना आ जाएगा, y2 बराबर हो जाएगा a2 और साइन ओमेगा t प्लस फाई। फाई क्यों जोड़ा, कह रहा था पहली तरंग और दूसरी तरंग के बीच कलांतर कितना है, फाई है, कलांतर कितना है, फाई है, तो हमको एक्स्ट्रा फाई ऐड करना होगा, ठीक है। तो हमने फाई जो है दूसरी तरंग में क्या कर दिया, जोड़ दिया अध्यारोपण सिद्धांत से, अध्यारोपण, ठीक है, अध्यारोपण सिद्धांत से क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2, ठीक है। अध्यारोपण सिद्धांत क्या कहता है, y बराबर y1 प्लस y2, तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर हो जाएगा हमारा a1 और फिर हो जाएगा साइन ओमेगा t और प्लस क्या आ जाएगा a2, ठीक है, a2 और फिर कितना आएगा a2 और हो जाएगा साइन ओमेगा t प्लस कितना, ठीक है। अध्यारोपण सिद्धांत से y1 बराबर हो जाएगा a1 साइन ओमेगा t और प्लस y2 बराबर कितना आ जाएगा a2 साइन ओमेगा t। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें जो है हम फार्मूला लगाने वाले हैं, इसमें जो है सूत्र लगा देंगे, कौन सा, साइन a प्लस b, ठीक है। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इसमें जो है हम सूत्र लगाएंगे साइन a प्लस b का, ठीक है, साइन a प्लस b। सूत्र क्या है, साइन a प्लस b का फार्मूला लगाओगे तो हो जाएगा साइन a कॉस b, ठीक है, और प्लस हो जाएगा कॉस a साइन b। यहाँ पे वही फार्मूला अप्लाई है, इसको a मानिए, इसको b मानिए, ठीक है, और फार्मूला लगाइए इसको, तो y बराबर हो जाएगा a1 और फिर हो जाएगा साइन ओमेगा t और प्लस, ठीक है, y1 बराबर हो जाएगा a1 साइन ओमेगा t और प्लस में क्या आएगा, इसको हम रखेंगे a2, ठीक है, और इसमें सूत्र लगा रहे हैं कौन सा, साइन a प्लस b का, तो कितना आएगा साइन a की जगह ओमेगा t, कॉस b की जगह फाई, तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a मतलब कॉस ओमेगा t और प्लस हो जाएगा, गुणे है, इनटू है, साइन a कॉस b कॉस a साइन b, तो हो जाएगा साइन कितना, साइन हो जाएगा फाई, साइन में कितना हो गया फाई, a2 का गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो है a1 और साइन ओमेगा t है और प्लस a2 का जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा a2 का गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा a2 साइन ओमेगा t और इनटू में हो गया कॉस फाई और प्लस हो जाएगा a2 कॉस ओमेगा t और इनटू क्या आ रहा है साइन फाई, इनटू में क्या आ रहा है साइन फाई। अब इन दोनों में ध्यान दीजिए, इन दोनों में कॉमन है, ठीक है, इन दोनों में हम क्या कॉमन कर लेंगे, इन दोनों में हम साइन ओमेगा टी को कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो कॉमन कर लीजिए कितना, साइन ओमेगा टी को, साइन ओमेगा टी को जब कॉमन करेंगे,
साइन ओमेगा टी कॉमन होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बच जाएगा a1 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा a2 और फिर हो जाएगा cos फाई a2 cos फाई और प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है a2 तो बच ही रहा है, ठीक है, a2 बच ही रहा है और यहाँ पे क्या है cos ओमेगा टी है और इनटू में क्या है cos ओमेगा टी इनटू क्या है sin फाई है, cos ओमेगा टी इनटू sin फाई है। अब हमको मान लेना है, ठीक है, क्या मानना है, हम यहाँ पे लिखेंगे माना क्या मानेंगे जी, इसको जो है इसको मान लेंगे बराबर किसके, ये जो हमारा इतना बचा हुआ है कितना है a1 प्लस a2 cos फाई, a1 प्लस a2 cos फाई, इसको हम मान लिए ए क्या है परिणामी तरंग का आयाम, ए क्या है परिणामी तरंग का आयाम, a1 क्या था पहली तरंग की आयाम, a2 क्या है दूसरी तरंग का आयाम, ए परिणामी तरंग का आयाम, इसको a cos थीटा के बराबर मानना है, इसके बराबर मानना है a cos थीटा समीकरण 1 और क्या मानना है a2 इंटू जो है साइन फाई को, a2 साइन फाई को हम जो है a साइन थीटा के बराबर मानेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। जो ये वाला है इसको हम क्या मान लिए, इसको हमने माना है a cos थीटा और इतने को a2 और साइन फाई को हमने क्या माना है a साइन थीटा। चलिए इसमें अप्लाई कर देते हैं, इस सूत्र में रखते हैं, ये y के बराबर था ना, तो y बराबर जब यह चीज अप्लाई करोगे वहां पे तो y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन ओमेगा टी है उसको रखिए साइन ओमेगा टी, इसको हमने मान लिया है किसके बराबर, a जो है a cos थीटा के बराबर मान लिया, क्या मान लिया a cos थीटा के बराबर मान लिया। इसी तरह यहाँ पे जो है cos ओमेगा टी है प्लस में जो है a2 cos ओमेगा टी है, ठीक है, a2 नहीं लिखना होगा केवल cos ओमेगा टी लिखिए, cos ओमेगा टी हो जाएगा a2 और sin फाई को, a2 और sin फाई को हमने किसके बराबर माना है a sin थीटा के, a2 और sin फाई को उसको हटाकर हम क्या लिखेंगे उसकी जगह a sin थीटा लिखेंगे, उसकी जगह क्या लिखेंगे a sin थीटा लिखेंगे। अब यह फिर सूत्र बन रहा है कौन सा sin a, ठीक है, ए को आगे कर लेते हैं, ए को कहां कर लेंगे, ए को चाहो तो दोनों में ए है ना, दोनों में ए है, ए को कॉमन करो तो हो जाएगा ए और फिर क्या आएगा यहाँ पे साइन ओमेगा टी कॉस थीटा और प्लस हो जाएगा कॉस ओमेगा टी और इनटू में क्या आएगा, ए तो बाहर निकल गया है तो इनटू हो जाएगा साइन थीटा, इनटू में क्या होगा, इनटू में हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, इनटू में क्या आएगा, इनटू में हमारा आ जाएगा साइन थीटा, है ना। अब हम क्या लिखेंगे, अब देखिए ये फिर एक सूत्र बन रहा है, पूरा फ्रेम आ रहा है ना उसमें, ठीक है, देखिए क्या बन रहा है हमारा, देखिए फार्मूला आ रहा है ना, ये फार्मूला फिर सूत्र बन रहा है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है, ये फार्मूला किसका बन रहा है साइन ए कॉस बी और प्लस क्या है कॉस ए साइन बी, ठीक है, कॉस ए साइन बी, किसका सूत्र है ये, यही वाला फार्मूला है, कहां गया यही फार्मूला साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो किसका सूत्र है साइन ए प्लस बी का सूत्र है, किसका सूत्र है ये साइन ए प्लस बी का सूत्र है यहाँ पर। अब ध्यान दो ए बराबर क्या है, ए बराबर जो यहाँ पे है कॉस ओमेगा टी है, ए की जगह कॉस ओमेगा टी है और बी की जगह थीटा है, ठीक है, ए की जगह क्या है कॉस ओमेगा टी, बी की जगह क्या है थीटा, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बराबर है ओमेगा टी, ए बराबर क्या है ओमेगा टी और बी बराबर क्या है, बी बराबर है थीटा। तो इस प्रकार जो फार्मूला आएगा y बराबर क्या आएगा, y बराबर जो फार्मूला आएगा, ध्यान दो ए तो यहाँ पे पहले से ही था, ए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये सूत्र का है, ठीक है, सूत्र हम चाहे तो x y के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है, सूत्र हम चाहे तो किसी के भी रूप में लिख सकते हैं साइन x cos y, ठीक है, चलो लेकिन ए है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है ए विस्थापन है और यहाँ पे यह सूत्र ए का है, ठीक है, तो इस सूत्र ए का है तो किसका फार्मूला बन रहा था साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा था, किसका फार्मूला साइन ए प्लस बी का, तो y बराबर ए तो पहले से ही है, y बराबर क्या है ए है ना यहाँ, तो y बराबर ए हो जाएगा और इस पूरे फार्मूले को हम लिखेंगे साइन ए प्लस बी, तो हो जाएगा साइन ए की जगह हमारा कितना था, ए की जगह ओमेगा टी था और प्लस बी की जगह कितना है, बी की जगह कितना है, बी की जगह हो जाएगा थीटा, ठीक है, बी की जगह कितना हो जाएगा थीटा, यही परिणामी तरंग की विस्थापन के लिए व्यंजक है, ठीक है, यह जो है सरल आवर्त गति में जो है प्रगामी तरंग का विस्थापन का है, ठीक है, तो लिखेंगे यह जो है
यह किसका सूत्र है? यह विस्थापन का सूत्र है। ठीक है, यह विस्थापन का क्या है? सूत्र है। जहां ना, ध्यान रखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अगर यहाँ पे तुमको समस्या हो रही तो हम यक्स वाई लिख देते हैं, यक्स वाई साइन यक्स कॉस वाई कॉस यक्स साइन वाई। तो सूत्र किसका बनेगा? सूत्र बन जाएगा साइन यक्स प्लस वाई का। ठीक है, किसका बन जाएगा? साइन यक्स प्लस वाई का। हम यहाँ पे यक्स लिख देते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं? वाई। ठीक है, यक्स और वाई लिख देते हैं। अब ठीक है, अब यह विस्थापन का सूत्र है जहां, ठीक है, ये क्या है? परिणामी विस्थापन है। ठीक है, ये क्या है? परिणामी आयाम है, विस्थापन नहीं, परिणामी आयाम है। तो ये तो सूत्र हो जाएगा विस्थापन का। ठीक है, हमको चाहिए परिणामी आयाम के लिए व्यंजक। हमको किसके लिए व्यंजक चाहिए? हमको जो व्यंजक चाहिए वो परिणामी आयाम के लिए चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब जो हमारा समीकरण 1 और 2 था, दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करके क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 का, समीकरण 1 व समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करके, कि दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है, वर्ग करके क्या कर रहे हैं? जोड़ेंगे। तो एक का इसका वर्ग करिए, पहले इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a1 प्लस a2 और इंटू क्या हुआ? इंटू में हो गया cos फाई का होल स्क्वायर। a1 प्लस a2 इंटू cos फाई का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस में हो जाएगा a2 और फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। इधर कितना आएगा? इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और प्लस इसका वर्ग जब करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे थोड़ा और पीछे से लिखते हैं जिससे इसी लाइन में आ जाए। ठीक है, देखिए पहले इसका वर्ग करना था तो हम क्या लिख रहे हैं? a1 प्लस a2 और इंटू कॉस फाई, a1 प्लस a2 इंटू कॉस फाई का होल स्क्वायर। और यहाँ पे आ जाएगा a2 और वर्ग करना है ना, तो a2 स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई, सीधा वर्ग कर दिए। ठीक है, अब इस पक्ष का, बाएं पक्ष का वर्ग किए हैं पहले, अब दाएं पक्ष का करते हैं। तो जब इसका वर्ग करोगे तो इसका वर्ग हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस इसका जब वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा? a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें हम क्या लगाएंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, पहले हम जानते हैं, चलो ठीक है, पहले हम इसमें जो है क्या करते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं। तो कितना आ जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a1 स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई, a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, किसका फार्मूला हम बोल रहे हैं? इसमें सूत्र लगा देना है जो है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस कितना होता है? y स्क्वायर। यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करिए। ठीक है, इसी फार्मूले को हम क्या करेंगे? यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस क्या होगा? a1 स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और प्लस हो जाएगा 2a1 a2 है ना, या 2xy है तो 2 गुणे a1 की जगह a1 हो जाएगा और फिर a2 और इंटू हो जाएगा cos फाई, a2 इंटू cos फाई। साथ में यह भी है तो लिख लो उसको, साथ में क्या हो जाएगा? a2 स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई बराबर। ठीक है, इस पक्ष को देखिए, इस पक्ष में a स्क्वायर कॉमन है, a स्क्वायर क्या हो गया? a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि एक सर्वसमीका है। इसका मान कितना हो जाएगा? इसका जो मान है वह 1 हो जाता है। ठीक है, तो पहले इस पक्ष को लिख देते हैं और इसको मिटा देंगे अब। ठीक है, इस पक्ष को लिख लेंगे, अब इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको पूरा मिटा देते हैं। देखिए यहां पे हम क्या कर रहे हैं? यहां से लिख देते हैं, जैसे पूरा एक लाइन में आ जाए। तो कितना आ रहा है? a1 स्क्वायर। अब देखिए जहां पे कहां गया? इसको देखिए, इसको साथ कर लो और इन दोनों को साथ कर लो, जो a2 स्क्वायर वाले इन दोनों को साथ कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? हो जाएगा हमारा a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और प्लस क्या है यहाँ पे? a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई और प्लस यहाँ पे जो है कितना है? 2a1 a2
और क्या है cos फाई है। 2a1 a2 कितना है cos फाई, और इधर कितना आ जाएगा a स्क्वायर, और गुणे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। लिख लेना सर्वसमीका से क्या होता है cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो हम इसको इसकी जगह क्या लिख दिए 1 लिख दिए, इसकी जगह क्या लिखेंगे 1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा a1 स्क्वायर, कितना हो गया a1 स्क्वायर। इन दोनों में हमने कॉमन कर लिया, इन दोनों में फिर क्या कॉमन हुआ a2 स्क्वायर कॉमन हो गया। क्या कॉमन हो गया a2 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, और प्लस यहाँ पे जो है उसको रहने दो a1 प्लस a1 a2 और इनटू हो जाएगा cos फाई बराबर a स्क्वायर बराबर किसके हो गया a स्क्वायर, या फिर यही सर्वसमीका बन गई है, बस थीटा की जगह फाई कर दिया, मान वही होने वाला है। तो कितना आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2a1 a2 और इंटू cos फाई, a1 a2 इंटू क्या आ रहा है cos फाई। तो किसके स्क्वायर के बराबर आया है ये, दो बार बराबर लग रहा है तो सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बराबर है ना, तो बराबर किसके आया है a स्क्वायर के। इस प्रकार a स्क्वायर का व्यंजक क्या आ गया a स्क्वायर बराबर आ गया a1 स्क्वायर प्लस कितना a2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2a1 a2 और इंटू cos फाई। यह जो है परिणामी तरंग की आयाम के लिए व्यंजक है। किसके लिए व्यंजक है परिणामी तरंग के आयाम के लिए व्यंजक है ये। ठीक है, अगर a का मान निकालेंगे तो इस तरफ क्या हो जाएगी करड़ी, क्योंकि वर्ग जब उधर जाएगा तो करड़ी बनता है। तो a1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और इंटू हो जाएगा cos फाई, दोनों फार्मूले जो है बना लेंगे। ठीक है, यह परिणामी तरंग की आयाम के लिए क्या हो गया। ठीक है, यह परिणामी तरंग की आयाम के लिए व्यंजक है। तो लिख लेंगे यहाँ पर यह जो है यह क्या है यह परिणामी तरंग की आयाम का व्यंजक है। ठीक है, आयाम का व्यंजक है। ठीक है, यह परिणामी तरंग की आयाम का व्यंजक है। तो इसको लिखिए, फिर हम तीव्रता के लिए व्यंजक निकालेंगे, जल्दी करेंगे इसको। यह किसके लिए व्यंजक है परिणामी तरंग का, इसके इस पर न्यूमेरिकल लगने वाले आंकिक लगने वाले हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे और तरीका कैसे हुआ है। ठीक है, तरीके भी देखेंगे और इसको भी। तो यह किसके लिए व्यंजक हो गया परिणामी तरंग की आयाम के लिए व्यंजक हो गया। ठीक है, परिणामी तरंग की आयाम के लिए व्यंजक है। हमको अभी इस फार्मूले की जरूरत है, इस फार्मूले की। ठीक है, तो हम इसको भी रखेंगे ऊपर, बाकी मिटा देते हैं, है ना, मिटाते हैं, आयाम के लिए सूत्र बना लेंगे। ठीक है, आयाम के लिए क्या करेंगे सूत्र बनाएंगे। अब क्या होगा हमारा फार्मूला क्या आया था a2 स्क्वायर बराबर था a1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर था a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस कितना था 2a1 a2 इंटू cos फाई आया था। 2a1 a2 इंटू क्या आया था cos फाई लिखेंगे, चूंकि तीव्रता क्या थी, तीव्रता जो है तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तीव्रता आयाम के वर्ग के क्या है वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तीव्रता जो है आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अभी बताए थे आई बराबर किसके था के स्क्वायर के, आई बराबर किसके था के स्क्वायर के। तो आई बराबर हो जाएगा हमारा आई अनुक्रमानुपाती था ना ए स्क्वायर, आई अनुक्रमानुपाती किसके हो जाएगा ए स्क्वायर। तो आई बराबर किसके आएगा के ए स्क्वायर हो जाएगा, आई बराबर किसके हो जाएगा के ए स्क्वायर। इसी तरह I1 जो होगा I1 अनुक्रमानुपाती हो जाएगा A1 स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं I1 बराबर हो जाएगा के A1 स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह I2 जो होगा अनुक्रमानुपाती होगा A2 का स्क्वायर। इसको हम क्या लिखेंगे I2 बराबर हो जाएगा के A2 का स्क्वायर। इसको तो पहले समीकरण हम 3 बना देते हैं। ठीक है, समीकरण क्या कर लेंगे 3, तो इतना पहले लिख लेंगे, इतना लिखते हैं। ठीक है, और फिर आ जाते हैं समीकरण 3 पर। लिखेंगे समीकरण 3 में दोनों पक्षों में, समीकरण 3 में दोनों पक्षों में, ठीक है, क्या करने पर के से गुणा। समीकरण 3 में जो है दोनों पक्षों में किससे गुणा कराएंगे, दोनों पक्षों में जो है के से गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण 3 में दोनों पक्षों में के से गुणा करने पर। ठीक है, के से गुणा कराओगे तो क्या आएगा
आ जाएगा के ए स्क्वायर और इधर के का गुणा कराएंगे के ए वन स्क्वायर प्लस हो जाएगा के ए टू का स्क्वायर। ठीक है, के ए टू का स्क्वायर। यहाँ पे जब के का गुणा होगा तो 2 के ए वन ए टू और इंटू क्या होगा ए वन ए टू इंटू कॉस फाई हो जाएगा। ए वन ए टू इंटू क्या हो गया कॉस फाई। तो हम लिखेंगे के ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा के ए वन स्क्वायर प्लस हो जाएगा के ए टू स्क्वायर प्लस, ठीक है, के को हम लिख सकते हैं, कोई भी संख्या अपनी करड़ी का वर्ग है तो के को हम क्या लिखेंगे, के को हम लिख सकते हैं करड़ी में के गुणे करड़ी में के लिख सकते हैं ना। इसी तरह जो है अगर a1 है तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में a1 का स्क्वायर। इसको हम अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं a1 का स्क्वायर। इसी तरह अगर a2 है तो इसको हम क्या करेंगे अंडर रूट में a2 का स्क्वायर लिख देंगे। अरे करड़ी से बाहर जब वर्ग होगा, करड़ी से बाहर आएगा तो असंख्या रह जाएगी, वर्ग हट जाएगा। ठीक है, तो अगर a1 है तो उसको a1 का स्क्वायर करड़ी में लिख सकते हैं, a2 है तो रूट में अंडर रूट में a2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, k है तो k को हम k गुणे k लिख सकते हैं, करड़ी में लिख सकते हैं ना। इसी चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, k को हम क्या लिखेंगे, दो तो रहने दो, k को लिखेंगे करड़ी में k गुणे करड़ी में k, करड़ी में k गुणे करड़ी में k। इसी तरह जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, a1 को हम लिखेंगे a1 को, ठीक है, a1 को क्या लिखेंगे a1 का स्क्वायर लिख देंगे करड़ी में, और a2 को क्या लिखेंगे a2 का स्क्वायर लिख देंगे करड़ी में, और इनटू cos फाई है उसको रहने दीजिए। ठीक है, उसको क्या करिए रहने दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा के ए स्क्वायर बराबर के a1 का स्क्वायर, क्यों किया गया आगे पता चलेगा। ठीक है, और फिर हो जाएगा के a2 का स्क्वायर और प्लस 2, एक के साथ a1 ले जाओ, दोनों करड़ी है ना, एक के साथ a1 का स्क्वायर बनाओ तो हो जाएगा 2 करड़ी में के a1 का स्क्वायर, और एक करड़ी में हो जाएगा 2, एक करड़ी में क्या हो जाएगा, एक करड़ी में के साथ हो जाएगा a2 का स्क्वायर, और इंटू क्या आएगा, इंटू में हो जाएगा cos फाई, इंटू में क्या होगा cos फाई हो जाएगा। अब देखिए, अब हम क्या देखेंगे, के a1 स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे i लिखेंगे, के a1 स्क्वायर के a स्क्वायर को क्या लिखेंगे, के a स्क्वायर को i लिखेंगे, तो इसकी जगह हम लिखते हैं i। इसकी जगह क्या लिखेंगे, के a1 स्क्वायर की जगह लिखेंगे i1, और के a2 की जगह हम क्या लिख देंगे i2, प्लस हो जाएगा 2 के a1 का स्क्वायर मतलब i1, तो 2 रूट में i1 और इंटू रूट में इसकी जगह हम लिखेंगे i2, और इंटू हो जाएगा cos फाई, इंटू में क्या होगा cos फाई। तो i बराबर हो जाएगा i1 प्लस i2, i1 प्लस i2 और प्लस हो जाएगा 2। ठीक है, रूट में 2 बार i1 i2 आया, 2 रूट आया, उनको एक ही करड़ी बना लो। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा i1 i2 और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा cos फाई। यही जो है क्या है, परिणामी तरंग की तीव्रता का व्यंजक है जो हमारी हेडिंग थी। ठीक है, यही क्या है, यही जो है परिणामी तरंग की तीव्रता का व्यंजक है। ठीक है, जो हमारी क्या थी, हेडिंग थी, है ना। लिखेंगे यही जो है, यही किसी बिंदु पर, यही किसी बिंदु पर परिणामी तरंग की तीव्रता का, ठीक है, परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र है। ठीक है, परिणामी तरंग की तीव्रता का क्या है, सूत्र है। अब इसमें हम सब चीज जानते हैं ना, आई क्या है, लिख देते हैं, आई बराबर हो जाएगा परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता, है ना, परिणामी तरंग की तीव्रता। I1 क्या है, पहली तरंग की तीव्रता, पहले तरंग की तीव्रता। ठीक है, I2 क्या है, I2 जो है दूसरे तरंग की तीव्रता, दूसरे तरंग की तीव्रता, और क्या फाई क्या है, तरंगों के बीच कलांतर। ठीक है, तरंगों के बीच क्या है, तरंगों के बीच कलांतर है। ठीक है, कोण का जो अंतर है वही कलांतर है ना, तरंगों के बीच क्या है, ये कलांतर। इस प्रकार जो है हमको परिणामी तरंग की तीव्रता का क्या मिल गया, परिणामी तरंग की जो है तीव्रता का सूत्र मिल गया है। ठीक है, यही जो है हमारी क्या थी, हेडिंग है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, अब अगली हेडिंग जो होगी कल होगी।